मैंने पहले भी बताया था कि हमारे नेता चिराग पासवान जी का आकर्षण बिहार के युवाओं में, बिहार के बहुजनों में बहुत अच्छी तरह से है और सभी लोग चाहते हैं। प्रभारी होने के नाते मैं जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव, गली, मोहल्ले में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आकर के यहाँ बड़ी भूमिका निभाएं। तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी और जब मैं ये बोलता हूँ तो मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूँ कि हमारी तैयारी पूरे 243 सीटों पर होगी। देखिए, मांझी जी मांग रहे हैं, उनका सम्मान है, वो मांग सकते हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, जब तक गठबंधन के अंदर तय नहीं हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम लोगों को इस बारे में आप पब्लिक डोमेन में आकर के बात करनी चाहिए। कांग्रेस का जो ये कथन है दबाव में किया गया है, मैं कहूँगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी की जनता के प्रति लगाव के कारण किया गया है, ये किसी दबाव में नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको चिराग पासवान जी के प्रयासों को जो उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है, इसको जो कैबिनेट कमेटी में स्वीकार किया गया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी का हम लोग बहुत उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा, दोनों ही खेमे की तरफ से चुनाव की तैयारी जो है वो भरपूर की जा रही है। इसी कड़ी में लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की एक सीक्रेट मीटिंग जो है वो पटना के एक बड़े होटल में हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोजपा रामविलास के जो हैं वो महत्वपूर्ण सदस्य, कहें कि पार्टी के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनकी ये मीटिंग थी, ये सीक्रेट मीटिंग थी जहां पर अरुण भारती नजर आ रहे हैं और युवा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद पांडे नजर आ रहे हैं और पार्टी के प्रवक्ता धीरेन्द्र सिंह मुन्ना नजर आ रहे हैं और बड़ी रणनीति जो है इस मीटिंग में तैयार की गई है। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग लगभग 2 से ढाई घंटे तक चली है। बंद कमरे में ये मीटिंग हुई है और जहां पर कुल तकरीबन जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग की ये तस्वीरें हैं जहां पर चिराग पासवान के आदेश के बाद अरुण भारती जो है वो तुरंत पहुंचते हैं पटना और पटना के एक बड़े होटल में जो है वो मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है और इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग में ही जो है वो फैसला लिया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और लोजपा दफ्तर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं और लोजपा रामविलास के बिहार प्रभारी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केंद्र सरकार ने जो जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है उसको लेकर तो अपनी बात कहते ही हैं। और साथ ही पटना में एक और आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस सांसद जो है रणदीप सुरजेवाला ने जब पीसी की और पीसी के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की वजह से जो है वो नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना पड़ा कि देश भर में जातीय जनगणना करवाएंगे। इसका जवाब भी जो है वो अरुण भारती देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये बताया है, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया ये तो बताइए कि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं क्या बिहार में 2025 विधानसभा का चुनाव, इसको लेकर भी अपनी तरफ से जो है वो उन्होंने बयान दिया। ना नहीं कहा है अरुण भारती ने, जो कहा है वो आगे आप वीडियो में सुनिएगा और इसके अलावा एक दो और मुद्दे हैं उसको लेकर भी अपनी बातें रखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है बुलाने का मकसद या कहें कि मजमून ये रहा कि जो मीटिंग, जो सीक्रेट मीटिंग जो है वो लोजपा रामविलास की तरफ से बुलाई गई। ये मीटिंग बुलाई आखिर क्यों गई थी? ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि चिराग पासवान जो है अब बिहार के दलितों को एकजुट करने के लिए बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है वो रणनीति जो है वो तैयार की गई है और बिहार के नालंदा से जो है इसका बिगुल फूंका जाएगा। बिहार शरीफ मैदान से जो है वो चिराग पासवान जो है वो एक बड़ी रैली करेंगे दलितों को लेकर और ये रैली बस एक जगह नहीं होगी, बिहार के हर जगह पे या कहें कि हर जिले में जाकर अब चिराग पासवान जो है वो दलितों की बातें करेंगे, दलितों को लेकर, या कहें कि आप सीधे तौर पर कहेंगे दलित समागम कहेंगे। आगे हम अरुण भारती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरे अंश के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कई मुद्दों को लेकर जो है वो अरुण भारती जो है वो बातें रख रहे हैं।
हैं, रणदीप सुरजेवाला को वो घेरते हैं। फिर जो आगामी चिराग पासवान की रणनीति है उसको लेकर भी बड़ा बयान देते हैं, कैसे दलितों को एकजुट करेंगे बिहार में, इसको लेकर भी जो है अरुण भारती जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। और इसके अलावा वो बात करते हैं आरक्षण, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अब छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ बातें हम लोग आपको बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहली बात है जातीय जनगणना को लेकर के। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना होने जा रही है, जिसमें दलित समाज की, बहुजन समाज की क्या संख्या है, उनका क्या आंकड़ा है, ये सही तरीके से जाना जाए, ताकि उनके लिए जो योजनाएं बनती हैं, उनके लिए जो बजट में राशि की आवंटन की जाती है, उसको किस तरह प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि जो भी लोग अभी समाज के मुख्य धारा में जुड़ने से पीछे रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में विकसित भारत का जो सपना है उसमें कैसे जल्द से जल्द जोड़ा जाए, इसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, उससे पहले हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जातीय जनगणना को लेकर के सदन में आवाज़ उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में, संसद के सदन में आवाज़ उठाई थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी इसको लेकर के आवाज़ उठाई थी। उन्हीं के प्रयासों को आगे लेकर के चलते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने भी लगातार इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है, और उन्हीं के इन प्रयासों को आगे ले जाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको, चिराग पासवान जी के प्रयासों को जो उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है, इसको जो कैबिनेट कमेटी में स्वीकार किया गया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी का हम लोग बहुत आभार, बहुत उनका स्वागत करते हैं। साथियों, संविधान की आत्मा के रचयिता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनकी द्वारा जो निर्मित संविधान है उसकी रक्षा बहुजन ही कर सकता है। आज के दिन में जो लोग संविधान को पॉकेट बुक बना करके सिर्फ सदन में लहराने का काम करते हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि आप ही लोग थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ना बने। आपने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया, आपने उनकी तस्वीर को, तैलचित्र को सदन में नहीं लगने दिया। आपने उन्हीं के द्वारा रचित संविधान से दो प्रधानमंत्री बनते हैं आपके परिवार से, लेकिन तब भी आपने संविधान रचिता को भारत रत्न देने का आपने काम नहीं किया। और आपके ही परनाना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिखा करते थे अपने मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण जो संविधान के द्वारा दी गई है वो दूसरे दर्जे का नागरिक पैदा कर रहा है। आपके ही पिता ये कहते थे कि मैं उन बेवकूफ़ों को नौकरी में आरक्षण नहीं लेने दूंगा, और आज आप संविधान को बचाने का ढोंग करते हैं, उसको संरक्षण देने का जो नाटक करते हैं, उसका पर्दाफाश इस जातीय जनगणना के केंद्रीय कमेटी के फैसले से हुआ है। क्योंकि जब 1931 में जातीय जनगणना पहली बार की गई थी, वो बांटने के लिए की गई थी, वो बांटने का टूल किट था। अब जो जातीय जनगणना होगी वो जोड़ने का टूल किट है, वो जोड़ने का प्रयास है, जिसके लिए हमारे नेता और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। संविधान की कोई अगर संरक्षण उसकी रक्षा कर सकता है, कोई उसका संरक्षण कर सकता है, तो वो बहुजन समाज के लोग ही कर सकते हैं। बाकी जो दिखावे के लिए पॉकेट बुक बना करके घूम रहे हैं, वो लोग सिर्फ आपको दिखाएंगे, और दिखाने के बाद आपको वोट बैंक बना करके फिर से सत्ता में आएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्योंकि सत्ता में 54 साल रहने के बाद भी कांग्रेस ने कभी
लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी कभी उन्होंने जातीय जनगणना कभी पहले नहीं कराई थी। साथियों, इसी तर्ज पे ये कहना चाहेंगे कि इस जातीय जनगणना से जो संख्या निकल करके आएगी, उसी आधार पर जिसकी होगी जितनी हिस्सेदारी व भागीदारी, उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। ये तय होगा, इसका एक अपना प्रक्रिया है। और इसी के तहत अभी जो पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम लोग सामान्य वर्ग से जो आने वाले युवा हैं, जो उनके रोजगार का जो अवसर है, उसका भी हम साथ में संरक्षण करेंगे। बहुत ज़रूरी है साथियों इस बात को ये बताने के लिए कि ये जातीय जनगणना जो है वो जोड़ने के लिए है। जो बाकी लोग प्रचारित कर रहे हैं, जो आज क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, वो कहीं से वो इस क्रेडिट के लायक नहीं है। जो असली जिन लोगों ने इसके लिए सही तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए प्रयास किया है, ये उनको क्रेडिट जाता है। हम लोग इसी सिलसिले में जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सभी का धन्यवाद करने के लिए, अपना आभार प्रकट करने के लिए, अपने नेता चिराग पासवान जी का चंदन वंदन और अभिनंदन करने के लिए आने वाले समय में लगभग 18 मई से नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से एक बहुजन भीम संवाद समागम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर बहुजन समाज को लेकर के जो संवाद होगा, उनका समर्पण होगा, उनका समर्थन होगा, उसको उस माध्यम से हम लोग बिहार में, जिसका आगाज़ हम लोग नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करके हम लोग बिहार में हर जगह ले जा कर के इसको प्रचारित कर। ये नालंदा से चुनने के कई कारण हैं, लेकिन ये मैं आपके विवेक पर और आपके लॉजिक पे छोड़ता हूँ कि हम लोग नालंदा से शुरू क्यों कर रहे हैं। वहाँ से इस बात का मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हर तरह से हम लोगों को वहाँ हर जगह से समर्थन मिल रहा है। चतरा के एमएलए बगल में बैठे हुए हैं। नहीं, आरक्षण का कैप बढ़ाने की मांग आपकी पार्टी करेगी, कितना करेगी, कितना बढ़ाएगी? देखिए, आरक्षण का कैप तो ऑलरेडी बढ़ गया है। जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मांगा था 10%, अभी आरक्षण का जो दायरा है लगभग 49 पॉइंट कुछ प्रतिशत के आसपास है। तो जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया, तब तो आरक्षण का दायरा ऑलरेडी बढ़ चुका है। जातीय जनगणना से अब आप आंकड़े आने दीजिए, संख्या आने दीजिए, उसके बाद अंग्रेजी में कहावत है, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे जैसे जो उसमें आंकड़ा आएगा, उसी के हिसाब से समाज के, बहुजन के हित में फैसले लिए जाएंगे। आपने कहा कि जोड़ने वाला तरफ से ये कहा गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीसी किया, उन्होंने कहा जो आप लोग कांग्रेस के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 11 में वो ऑलरेडी करवा चुके हैं, अगर चाहते तो आप लोग लागू करते, लेकिन आप लोग ठंडा अवस्था में डाल दिए। और राहुल गांधी को जाता है क्रेडिट जो उन्होंने आप लोगों से करवाया है। देखिए, कांग्रेस का जो ये कथन है दबाव में किया गया है, मैं कहूँगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी की जनता के प्रति लगाव के कारण किया गया है। ये किसी दबाव में नहीं किया गया है। दबाव में तो कांग्रेस ने किया था 2011 में, लेकिन उसको, उन आंकड़ों को लेकर के न कोई योजनाएं बनाई गई, न उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया, और न ही बहुजनों के साथ न्याय किया गया। जब उनके पास 2011 के आंकड़े आ गए थे, तब उन्होंने उसको दबा क्यों दिया? जिस तरह से वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दबाते रहें, जगजीवन राम को दबाते रहें, और फिलहाल अभी जब चुनाव हारना था तो के सुरेश जी को दबाते रहें। जवाब तो उनको देना है। सवाल अब उनकी तरफ है कि वो बार बार हारने पर ही क्यों अपने दलित नेता को आगे करते हैं, और दलित नेतृत्व को क्यों कांग्रेस में बार बार दबाने का काम करते हैं। उनको पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने राजेश राम जी को आगे कर दिया है, ताकि हार का चेहरा एक दलित के माथे ही फूटेगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है, जिसकी कार्यान्वयन होने में एक उसकी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के अभी अधीन है।
जैसे ही सरकार की तरफ से इसका एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता आप चलेगा। ऐलान कर रहे हैं कि होगा, कब से होगा? विधानसभा चुनाव के बाद होगा या पहले होगा, या सिर्फ चुनावी शगुफा बन के रह जाएगा ये? देखिए, ये कतई चुनावी शगुफा नहीं है। जो भी लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, उनसे ये पूछने की ज़रूरत है कि जब पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर के एक व्यापक सेंसस किया जाना है, तो क्या ये कहीं से लॉजिकल है कि सिर्फ एक राज्य के चुनाव को ध्यान में रख करके किया जाए? चुनाव को लेकर के ध्यान में तो रख करके कांग्रेस ने किया था तेलंगाना में, जब उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम वहाँ पर आरक्षण देंगे। उन्होंने बिल ला करके पारित कर दिया है तेलंगाना के विधानसभा में, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ है, धरातल पर आज तक नहीं उतरा है, जनता को उसका फ़ायदा आज तक नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक धूल झोंकने का काम किया। जनता में ये खबर फैलाई कि हमने बिल को केंद्रीय सरकार को भेजा है ताकि संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको डाला जाए, जो कि तेलंगाना की जनता की आंखों में धूल झोंकना और उनको झूठ बोलने के बराबर है। अरुण जी, बिहार के एक सांसद हैं पप्पू यादव, ईडब्ल्यूएस के 15% बोले आरक्षण 15% होना चाहिए, ऐसे देखता है? बिल्कुल, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि गरीब सामान्य वर्ग के जो युवा हैं, जिनकी उम्मीदों की, आकांक्षाओं की, उनके अवसरों की संरक्षण होनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त ये प्रपोज किया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण हो। फिलहाल उस समय संभव नहीं हो पाया, 5% ही हुआ, लेकिन अभी आप जातीय जनगणना के आंकड़े आ जाने दीजिए, उसके हिसाब से जो सही फैसला सामान्य संसद में उठाएंगे इस बार? बिल्कुल, हमारी पार्टी का तो मुद्दा रहा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो बिल्कुल जब हमारे संस्थापक ने किया तो हम लोग इसको उठाएंगे। अच्छा छोड़िए, अरुण जी बताइए, बिहार लड़ने जा रही है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आपका बढ़िया रहा है, मतलब सभी सीटों पर जीते हैं आप। हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी, और जब मैं ये बोलता हूँ तो मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूँ कि हमारी तैयारी पूरे 243 सीटों पर होगी। गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। गठबंधन में एक बार तय हो जाएगा तो इस बारे में जानकारी आपको भी दे दी जाएगी कि कौन दल कितनी सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल उसी तरह लड़ेंगे जैसे हमें अपना स्ट्राइक रेट लोकसभा वाला मेंटेन करना हो, और जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को 100% स्ट्राइक रेट से जिताने का भी काम करेंगे। एक सवाल और, मांझी जी मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? जी कब आ रहे मांझी जी हैं? मांग रहे हैं 40 सीट चाहिए, आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? फुल क्यों नहीं रहे? देखिए, मांझी जी मांग रहे हैं, उनका सम्मान है, वो मांग सकते हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, जब तक गठबंधन के अंदर तय नहीं हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम लोगों को इस बारे में आप पब्लिक डोमेन में आकर के बात करनी चाहिए। गठबंधन की मैंने बताया अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। एक बार हमारे अंदर सहमति बन जाए, क्योंकि बहुत सारी मतलब 5 दलों का अगर पूरा गठबंधन है, हमारे अंदर भी लंबी प्रक्रिया चलेगी, बातचीत चलेगी। एक बार जब तय हो जाएगा तो इस बारे में आप सभी को भी जानकारी दे दी जाएगी। बिहार की राजनीति करने कब से आ रहे हैं? बिहार की राजनीति करने कब से आ रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था कि हमारे नेता चिराग पासवान जी का आकर्षण बिहार के युवाओं में, बिहार के बहुजनों में बहुत अच्छी तरह से है, और सभी लोग चाहते हैं। प्रभारी होने के नाते मैं जिस भी ज़िले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव, गली, मोहल्ले में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आकर के यहाँ बड़ी भूमिका निभाएं। एक बार जब गठबंधन के अंदर सीटें तय हो जाएंगी, जनता की आवाज़ लगातार आती रहेगी, हमारी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आएगी और पार्टी उनको आदेश करेगी, तो उनको आकर के ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप लोग निजी एजेंसियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तो कहना है साफ तौर पे कि हम निजी एजेंसियों पे क्यों जबरन कानून करते हैं। देखिए, आपके इस बयान के बारे में मुझे नहीं पता है कि ऐसा कब बयान बीजेपी का आया है। आज ही बोला गया है, आज ही नीरज कुमार बबलू तो ठीक है, देखिए ये बातें, चूँकि हमारी मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है वो जुड़ सके, और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के जो आकांक्षी युवा हैं उनके लिए भी कैसे अवसरों का संरक्षण हो, हम ये भी चाहते हैं। ऐसे में एक बार हम लोग अपनी बात को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखेंगे, जैसे हम लोगों ने हर बार रखा है। चाहे आप याद कीजिए, वर्गीकरण का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, और अभी जातीय जनगणना का मामला हो,
हम लोगों ने रखा था, हम लोगों ने तर्क के साथ स्पष्ट तरीके से समझाते हुए रखा था। जब आप किसी चीज़ को लॉजिक के साथ बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी उन बातों को सुनते हैं। आपने कई अवसरों पे इन चीज़ों को साकार होते हुए देखा है। हम अपनी तरफ से इस चीज़ को आगे बढ़ के समझाएंगे, लॉजिक से हम उनको कन्विंस करना चाहेंगे, और जब कन्विंस हो जाएंगे तो आप इसको भी साकार होता हुआ देखेंगे। ठीक है।